नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपको पता है कि हर हफ्ते आवाज अड्डा में हम आपके लिए फ्राइडे मार्केट स्पेशल लेकर आते हैं, जहां पर बात होती है कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहा और आने वाला हफ्ता और कुछ हफ्ते और लॉन्ग टर्म में बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा। तो देखिए सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स क्या रहे। एक बार फिर से पश्चिम एशिया का जो संकट है उसमें सुगबुगाहट बड़ी हो गई। अमेरिका ईरान फिर भिड़ गए, सीधा इम्पैक्ट कच्चे तेल के ऊपर और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हफ्ते बाजार जो थोड़ा डरा सहमा सा शुरू हुआ था, हफ्ते के खत्म होते होते उसने अपनी हिम्मत दिखाई, अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ नजर आया और कहा कि मैं अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सकता हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये बाजार पकड़ेगा रफ्तार, मतलब उस पश्चिम एशिया संकट के साए से बाहर निकलकर अब बाजार अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा कर पा रहा है। अर्निंग सीजन है, कुछ रिजल्ट आउट है, कुछ आने वाले हैं, कुछ भविष्य की तरफ हमें लेकर जाएंगे। मॉनसून पर भी नजर है जो कच्चा पक्का चल रहा है, आशंकाएं उसे लेकर भी हैं और कुछ और इवेंट्स जिसको बाजार जरूर अपनी दृष्टि में रखेगा। तो इन सारी बातों को एक साथ रखते हुए आगे चलते हुए बाजार में आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी रणनीति और आपका तौर तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अब इस बाजार को डील करेंगे, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह एक खास पैनल आज आमंत्रित है। हम स्वागत करते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का, साथ ही स्वागत है दलजीत सिंह साहब का, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप सर, आपसे ही शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कहा, हफ्ता शुरू हुआ था, थोड़ा डल था, थोड़ा सहमा सा था बाजार, लेकिन हफ्ते के खत्म होते होते उसने एक अलग तरीके का जोश दिखाया। एक तो ये जो पूरा ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बाजार को इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है ये बाजार का जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है, इसका मुख्य कारण है एआई रिलेटेड स्टॉक्स, जो दुनिया भर में थोड़े बहुत पिटाई हो रहा है उसका। और आप देखिए यूएस मार्केट में, देखिए कोरिया में, देखिए ताइवान में, देखिए हर जगह पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स का अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। इंडिया तो एंटी एआई ट्रेड के बोल के माना जा रहा था कि एआई रिलेटेड स्टॉक्स में जब दबाव आएगा तब इंडिया में अच्छा मोमेंटम पकड़ने की उम्मीद है। तो वही मुझे लगता है हो रहा है। और जैसे जैसे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में पिटाई हो रहा है, इंडिया में थोड़ा मोमेंटम वापस आ रहा है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मॉनसून का प्रोग्रेस भी पहले जैसे जो बहुत बड़ा शंका था, वो शंका थोड़ा बहुत दूर हुआ है। पॉजिटिव उसमें थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स कह सकते हैं दिख रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे है, जो कॉर्पोरेट नतीजे अब तक आए हैं और जो जैसे आ रहे हैं उसमें अनुमान से थोड़ा बेहतरी नतीजे आ रहे हैं, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। और ये सारे जो फैक्टर्स है मार्केट को एक तरह से एक्साइट कर रहा है। साथ में उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया की जो वार है, ये स्थिति भी सुधरेगा और ऑयल जैसे पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिला था, $70 पर बैरल ब्रेंट के आसपास आ गया था। तो मार्केट अभी भी उम्मीद कर रहा है कि वहीं पे हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जैसे ही वार में कुछ करेक्शन, मतलब स्टेबिलिटी आएगा, वार खत्म होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये इंडियन मार्केट्स को एक्साइट कर रहा है। साथ में कुछ आईपीओस भी आ रहे हैं जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो भी मार्केट को एक्साइट कर रहा है। राइट तो ये मल्टीपल रीजन है, एक एक करके थोड़ा इनको इंटरप्रिटेट करते हैं। ये जो एआई वाली बातचीत है, ये मैंने और भी एक्सपर्ट से सुनी, दलजीत साहब। तो देखिए एआई को कैसे समझे। एआई से एक बड़ा इम्पैक्ट आया था, उससे हमारा पूरा आईटी सेक्टर हिल गया था, जिसका असर बाजार पे साफ दिखा था। फिलहाल चूंकि एआई स्टॉक्स की पिटाई हो रही है तो एक फौरी राहत यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एआई तो देखिए एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि आज स्टॉक पिट रहा है तो एआई की कहानी उल्टी हो गई है या आगे जाके अब उसमें दम नहीं बचा। ठीक है, एक मोमेंट्री उसमें, क्योंकि वो ओवर हीटेड थी पूरी कहानी, एक करेक्शन आप कह सकते हो। लेकिन एआई फॉर रियल है, उससे चीज़ें बदलेंगी और उस हिसाब से इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो उस इम्पैक्ट का नज़र जो असर है बाजार पे दिख रहा है, पर आपको लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म की चीज़ है जिसे देख के बाजार एक्साइटेड रहेगा? हाँ, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, मुझे नहीं लगता, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम 100% मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये एआई का जो इम्पैक्ट है
जो वो बिजनेस पर और इकोनॉमी पे या एम्प्लॉयमेंट पे वो सब जो है वो आने ही वाला है। तो जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट 2 दिन पहले एक्सेप्ट कर लिया और 2 दिन बाद फिर वापस उस पर नेगेटिव रिएक्शन आ गया, फिर पॉजिटिव रिएक्शन, उससे वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होगी। बट अपना मार्केट क्या है ना, वो तो इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो पे और डे टू डे एक्टिविटी पे ज्यादा चलता है ना। तो इसलिए ये आपको पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत दिख रहा है, और एक ये ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा अच्छा रीजन बन जाता है कि एंटी एआई ट्रेड कर लो या फॉर एआई ट्रेड कर लो। तो उनको एक रीजन मिल जाता है कुछ एक्टिविटी करने का, और उसमें आपको डे टू डे मोमेंटम मिलता है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि एआई का अपने पास कोई बड़ा इंडिया में बेनिफिशियरी या कोई बहुत बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस पे बहुत बड़ा काम कर रही है जिसका हमें बेनिफिट दिखेगा। इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, मोमेंटरी सोल्यूशन में ठीक है। और दूसरा, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस कितने दिन तक चलेगी, ये तो एक हफ्ता 2 हफ्ते में बराबर हो गई ना, तो फिर क्या। अगर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर वो जिंदगी भर अब एआई वाले गिरते ही रह जाएंगे और हम हमेशा चढ़ते रहेंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो अभी हमारे को लगता नहीं कि हमारी कंपनियां बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। कुछ कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे आए तो कंपनियों ने कमेंट्री में बोला है, उन्होंने कुछ खरीदने की कोशिश की है। बट वहां पे मेरा थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि जो ये कंपनियां खरीद रहे हैं उनका कितना रेलिवेंट है, अभी हमको कुछ पता नहीं है कि वो कितना इनके काम में एक्चुअली बेनिफिट करेंगी। एक बात ये समझने की, जब अगर सारी दुनिया एआई ट्रेड पे गंगो है, तो जो बेच रहा है एआई की कंपनी, वो क्यों बेच रहा है? और आप खरीद रहे हो, तो क्या आप उसको कार चलाना नहीं आता था, या आप कुछ ज्यादा अच्छा करने वाले हो? तो ये सब आगे आने वाले बहुत, अभी इसमें काफी लंबा समय लगेगा। आई थिंक ये टेम्परेरी को ही, इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि बस 2 दिन 4 दिन की चांदनी, फिर वापस वहीं पे। राइट। पंकज सर, ये जो पूरी एआई वाली कहानी है और हमारी आईटी कंपनीज का प्रदर्शन है, अब एआई डेफिनेटली वो रहेगा, लेकिन अभी क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत ही इन नतीजों के साथ होती है, तो जितने भी नतीजे अब तक आ गए, कुछ बड़ी कंपनियां भी उसमें शामिल हैं, उनको देखते हुए एक तो ये जो फौरी तौर पे एक घटना घट गई पिछले हफ्ते एक अलग बात है, लेकिन इन कंपनियों की तैयारी, इनकी कमेंट्री, इनका फ्यूचर आउटलुक, एआई का एक खतरा या चैलेंज जो भी कहें, क्या अब धीरे धीरे मतलब एक्सेप्टेबिलिटी में आ चुका है, फैक्टर इन हो चुका है, और इन कंपनीज ने अब अपना बॉटम बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है? विपिन जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मैं 4-5 चीजें मैं कहना चाहूंगा टेकिंग फॉरवर्ड जो हमारे अभी एस्टीम कलीग बात कर रहे थे। मार्केट में पिछले अगर हम देखें 2-3 हफ्ते में या पिछले 3-4 हफ्ते में एक काफी थोड़ा चेंज ऑफ मूड आया इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, स्टार्टिंग विद जिस तरह की आज हमने मार्केट देखी, जिस तरह से क्रूशल एक 24,300 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। देन इन स्पाइट ऑफ वॉर हैविंग कम बैक, जो 5-6 दिन से हम देख रहे हैं, मार्केट समहाउ सीम टू बी इग्नोरिंग दैट। मार्केट को ऐसा लग रहा है या तो ये एक नया नॉर्मल सा हो गया है, या ये ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्क्रिमिशेस में गो ऑन, और कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें एक थमाव आएगा। एंड दैट इज द रीजन हम देख रहे हैं कि क्रूड इस बार इतना वायलेंट तरीके से नहीं बिहेव कर रहा जितना कि जो फर्स्ट लेग ऑफ वॉर हुई थी, जब हमने देखा था 110-115 हो गया था। नाउ इट इज ऑलमोस्ट, आई वोंट यूज द वर्ड स्टेबल, बट एक $84-85 पे मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद अनलेस समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपन्स ऑन द नेगेटिव साइड, बहुत ज्यादा एस्केलेशन ऑफ वॉर होती है जिसकी उम्मीद कम है, आई थिंक मार्केट्स अब इसको एक्सेप्ट करके चल रही हैं। उसके अलावा अगर हम विजोविज इंडिया बात करें, कंटेक्स्ट विद विजोविज इंडियन मार्केट्स की बात करें, जो एक ये चलता है एंटी एआई ट्रेड, या ये जो पिछले दिनों हम देख रहे थे, नॉट टू फॉरगेट कि मार्केट्स का नेचर काफी डायनेमिक हो गया है। बहुत सारा ऐसी फंड मूवमेंट होती है, चाहे उसे हम हॉट मनी बोले चाहे हेज फंड मनी बोले, दे टेंड टू मूव वेरी फास्ट। और अगर मैं आपके सामने कुछ एक फिगर रखूं जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, जून जुलाई में अगर हम जो हमारे जो हम मान के चल रहे कि थोड़ा पैसा इंडिया का इट्स गोइंग टू द साउथ एशियन कंट्रीज, कोरिया एंड ताइवान टू बी पर्टिकुलर, जून के महीने में कोरिया से करीब 30.3 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिला एफआईएस की तरफ से।
ताइवान से करीब $18 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला। मैं जुलाई के भी फिगर्स देख रहा था, आज सुबह करीब कोरिया से 8 से 10 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो ऑलरेडी जुलाई में हो चुका है, एंड ताइवान से भी करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो चुका है। तो दैट मींस ऑन अ रिलेटिव स्केल दैट्स अ प्रिटी स्ट्रांग आउटफ्लो। और अगर हम देखें जून में जरूर हमारी मार्केट्स में सेलिंग थी, करीब 45-46 हजार करोड़ की एफआई की सेलिंग देखी थी, बट जुलाई में काफी रेजिलियंस देखने को मिल रही है। आई थिंक जिस तरह की आज मार्केट थी, जिस तरह के आज लार्ज कैप में मूवमेंट थी, आई एम वेरी श्योर काफी एनकरेजिंग फिगर आज के देखने को मिल सकते हैं एफआई के। एंड नेट ऑन नेट आई थिंक जुलाई में हम ठीक है मार्जिनली पॉजिटिव ही हैं। सो दैट मीन्स एक डिफरेंशियल चेंज आया है एफआई की तरफ से। जिस तरह के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, क्वार्टर वन में उम्मीदें बहुत कम थी, और उस उम्मीदों के हिसाब से आई थिंक रिजल्ट्स या तो थोड़े से बेटर आए हैं, या मार्केट्स हैव टेकन दैट इन साइड, चाहे वो टेक्नोलॉजी की तरफ से हो, चाहे वो बैंकिंग की तरफ से हो, चाहे वो अदर ऑटोमोबाइल या हेल्थ केयर, फार्मेसी, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं, 3-4-5 रिजल्ट्स वीकेंड पे बहुत बड़े रिजल्ट्स आने। सो आई थिंक देयर इज अ मार्क चेंज इन डिफरेंस एक परसेप्शन में डिफरेंस है, एक एक्चुअल मार्केट के जो डाटा आ रहे हैं, चाहे वो एफआईज की तरफ से हो, डोमेस्टिक की तरफ, उसमें डिफरेंशियल है, और एक मूड चेंज में काफी डिफरेंशियल है। वी बीन टॉकिंग टू मेनी फंड मैनेजर्स, आई थिंक जो पिछले 3-4 हफ्ते में मूड चेंज हुआ है, they've been talking about figures which are much more on a higher side on extended levels for next to 3 months for Nifty and Sensex. तो मेरे को लगता है एक मार्क चेंज ऑफ मूड आया है, मार्क चेंज ऑफ एफआई बिहेवियर आया है पिछले 2-3 हफ्ते में, एंड आई जस्ट विश एंड प्रे दिस कंटिन्यू। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये कंटिन्यू रहता है, अनलेस ओनली सिर्फ इसके अंदर मेरे को लगता है सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही जोकर इन द पैक है कि गल्फ में वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए। इफ दैट डज नॉट हैपन, आई थिंक वी आर ऑन अ गुड स्टडी स्ट्रॉन्गर पाथ, और आज से ऐसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आई थिंक वी आर 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। नहीं, अच्छा विश्लेषण आपका। इसमें 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट गल्फ की वॉर पे भी आते हैं, क्योंकि देखने में लग रहा है कि मार्केट ने अब उसको पचा लिया है, लेकिन क्रूड तो रियल है। अगर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट उस इम्पैक्ट से नहीं बच पाएगा। लेट्स सी वो कैसे मूव आउट होती है। और दूसरी बात, वो नंबर्स के आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से वो एफआई डीआई वाला नंबर लेके आते हैं, थोड़ा क्लोज उस पर नज़र डालते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो नंबर मैं रीड आउट भी कर देता हूँ, उसमें एक पैटर्न दिख रहा है जिसकी पंकज सर बात कर रहे थे। तो ये तो देखिए पिछले 13, 14, 15, 16 का है, यहाँ पर भी संख्या, लेकिन वो बड़ा दूसरा वाला चार्ट दिखाइए जिसमें मंथ वाइज डेटा था। हाँ, ये वाला। तो आप देखेंगे कि मार्च में जो इतनी हैवी सेलिंग आई थी, उसके बाद से वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। 1,22,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग से घट के 70,000 करोड़ पे आई, फिर 55,000 करोड़ पर आई मई में, और जून में वो 50,000 करोड़ के नीचे चली गई। अभी लेटेस्ट डेटा में पिछले 4 दिन के नंबर दिख रहे हैं, और अभी तक के जो नंबर दिखाई दिए जुलाई वाले, उसको जोड़ के ऐसा लग रहा है कि जुलाई जून से भी कम होगा। तो अनिल सर, क्या धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस से वो जो एक भयंकर टाइप का आउटफ्लो चल रहा था एफआईआई, इसका बिल्कुल ही आंख मूंद ली थी इंडियन मार्केट्स के लिए, रिवर्स तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार थम रही है। जी विपिन जी, एकदम थम रही है, और ऐसा देखने को आ रहा है, डेटा बता रहा है। देखिए, कल थोड़ी सी बिकवाली हुई, वरना उसके पहले तक तो एफआईआई जो है वो नेट ग्रीन में फिगर आ रही थी। कल थोड़ी सी उन्होंने बिकवाली की, जिसकी वजह से नेट फिगर जो है इस मंथ की, अभी तक की जो है जुलाई मंथ की, रेड में ही, लेकिन ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर आज बाइंग आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो ग्रीन में पलट सकते हैं। उसके मुकाबले डीआईज की बाइंग अच्छी चल रही है। हालांकि देखिए, हम कहते भी हैं कि एफआईआई जो है वो वैल्यूएशन को चेज करते हैं, डीआईआईज इंडिया के सेंस में लॉन्ग टर्म स्टोरी चेज करते हैं, ये बात बाजार में मानी जाती है। और जैसा कि सुदीप जी कह रहे थे कि ये जो फ्लो है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो सेमीकंडक्टर या एआई स्टॉक्स की जो प्रॉफिट बुकिंग है। मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग टर्म कहूंगा, क्योंकि वो थीम खत्म तो नहीं हो रही है। देखिए, एआई तो यहां से आगे स्टे करने के लिए है, वो हमेशा और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्टेब्लिश हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो एक मोमेंटम बड़ा फास्ट आया था, तो जो हेज फंड्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो इतने हाई वैल्यूएशन पे, तेजी पर वो एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो मनी जो है वो आती है। कहते हैं कि मनी नेवर लीव्स द मार्केट, इट ओनली चेंजेस द सेक्टर। तो वही हो रहा है कि पहले इंडिया से ज्यादा बेटर उनको एआई की थीम लग रही थी, इसलिए पैसा निकल रहा था। मैं एक डेटा देख रहा था, लगभग $29 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में ना लगभग $2 बिलियन का इनफ्लो अब आना शुरू हो चुका है। जो स्पेसिफिक काउंटर्स हैं, अच्छे काउंटर्स हैं, स्पेशली आईटी में बाइंग दिख रही है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन उनको अच्छा दिखाई दे रहा है।
तो ये जो है, जो अच्छे काउंटर्स हैं, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, या फिर जो आप कहें कि ऑटो सेक्टर हो गए, आईटी हो गए, इनमें खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वैल्यूएशन और का मिसमैच जो है प्राइस का, मार्केट कैप का बहुत ज़्यादा हो चुका है सेमीकंडक्टर और एआई स्टॉक्स में, जो कि हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और वो मनी फिर इंडिया में आने के लिए एक तरीके से कहिए कि यही एक प्लेस है, और कहां आप लगाएंगे पैसा। अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आपको जहां पे इस समय वैल्यूएशन दिखाई देगा वहां आप लगाएंगे, तो उसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। बॉटमिंग आउट होती हुई भी दिख रही है यहां पर, स्पेशली आईटी में। लेकिन आईटी के रिजल्ट जो पॉजिटिव हुए हैं, थोड़ा सा उस पर एक इम्पैक्ट जो है ना वो विपिन जी, रूपी डिप्रिसिएशन का भी काफी बड़ा रोल है यहां पर, जिससे कि उनके प्रॉफिट जो है वो अच्छे आए हैं। हालांकि डील्स वगैरह उन्होंने बढ़िया की हैं, जो एक कॉन्फिडेंस लेकर के आया है। जो जितना बड़ा डर लग रहा था कि कहीं आईटी यहां से एकदम खत्म ना हो जाए, लेकिन अभी भी रिजल्ट के बाद जो सेकंड क्वार्टर होगा ना, वो ज्यादा डिसाइडिंग होगा। ये क्वार्टर डिसाइड करेगा कि कहीं ये ब्लिप वाली रैली तो नहीं है, कहीं ये मतलब डेड कैट बाउंस तो नहीं होगा मार्केट में। क्योंकि अभी आईटी सेक्टर तो इस वीक इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आने वाले महीने में ज्यादा हमें क्लियर पिक्चर दिखाई दे जाएगी। राइट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, ये जो पूरा एआई वाली कहानी है। हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भाई बहनों ने एक बड़ी कहानी फ्लोट कर रखी थी बाजार में, आप लोगों ने भी देखी होगी, कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं अलग अलग मार्केट से, और वो 3-4 जो बड़े नाम, उसमें आप इलॉन मस्क कह लीजिए, आप उसमें अमेज़ॉन का नाम ले लीजिए, कि ये सब लोग जो अपना पूरा का पूरा एआई के लिए एक बड़ा फंड जुटा रहे हैं, सारा पैसा निकल कर, कितना 4 बिलियन या 5 बिलियन डॉलर भारत की जीडीपी है, उससे भी ज़्यादा रकम की वो बात कर रहे थे। वो थ्योरियां बाजार में घूम रही थी कि सब मार्केट से पैसा खिंच रहा है और इन 4-5 लोगों के पास जाएगा, उनके आईपीओज में जाएगा, उनकी कंपनियों में जाएगा, और इसीलिए एफआईआईज यहाँ से पैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो सुदीप सर, क्या इस तरह की चीज़ों में दम रहता है, इस तरह की थ्योरीज? अब देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रोक तो किसी को नहीं सकते। विद इन द बाउंड्रीज भी लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, बहुत सारे लोग उस पर बिलीव करते हैं, बहुत सारे मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं। लेकिन असल में क्या है? क्या उस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, या सच्चाई थी तो अब वो सच्चाई पलट रही है? देखिए, मैं अनिल जी जो कह रहे थे, मैं वहीं पे वापस जाऊंगा कि एआई इज रियल। जैसे हमारे यहाँ, मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ डिफेंस और रेलवे स्टॉक, आपको याद होगा, एक टाइम में भयंकर चला और वैल्यूएशन एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद जबरदस्त करेक्शन हुआ और रेलवे स्टॉक तो अभी तक वहां से बहुत दूर है, डिफेंस स्टॉक भी वहां से दूर है। तो एआई का स्टोरी भी लगभग कुछ ऐसा ही है। इतना भयंकर वैल्यूएशन हो गया वहां पे सारे एआई रिलेटेड स्टॉक्स का कि थोड़ा बहुत करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो होना अनिवार्य था और वही हो रहा है। और वहां से थोड़ा पैसा निकल रहा है और वो पैसा नॉन एआई रिलेटेड स्टॉक्स में दुनिया भर में डिप्लॉय हो रहा है, और ये होना चाहिए था और हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है, कब तक चलेगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी दुनिया भर में ऐसे मोमेंटम आता है जिसमें सब पैसा एक तरफ जाना चालू हो जाता है, पर ये बहुत स्क्यूड हो गया था और करेक्शन अनिवार्य था, वही करेक्शन हुआ। अब इंडिया यहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे इंडिया का मूवमेंट होगा, वो मैं बताऊंगा कि इंडिया में तो एआई रिलेटेड स्टॉक्स डायरेक्टली कुछ है नहीं, पर यहाँ पे इंडिया में जो बाकी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ जो सारे सेक्टर्स है, कंपनीज है, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इंडियन फार्मा इज डूइंग वेरी वेल, इंडिया ऑटो एंसिलियरी इज डूइंग वेरी वेल, इंडियन बीएफएसआई इज आई थिंक रिकवरिंग एंड डूइंग वेल। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अच्छा काम हो रहा है, वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है ग्लोबली। अगर आप कंपेयर करें तो वहां पे पैसा आना चालू होगा और पैसा आएगा भी आने वाले दिनों में। अब दुनिया भर में जो पैसा आप कह रहे थे कि जा रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट और पर्टिकुलर इन्वेस्टर और पर्टिकुलर प्रोमोटर के कंपनीज के तरफ, वो मुझे नहीं लगता है उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म असर आएगा। इंडिया में भी देखिए, अभी सामने जियो का आईपीओ आ रहा है, मुझे लगता है जबरदस्त सब्सक्रिप्शन होगा। एनएससी का आईपीओ आ रहा है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन होगा। वहां पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सब पैसा लगाएंगे। तो जब कोई नया थीम, नया कंपनी बाजार में आता है तो पैसा उसके तरफ जरूर जाता है और जाना भी चाहिए। तो मुझे इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा संतुलन बिगड़ने वाली बात नहीं दिख रही। जी,
ठीक है, काफ़ी सारा एआई का डिस्कशन हो गया क्योंकि इस हफ्ते की थीम भी वही थी और उसकी कहानी इर्द गिर्द घूम रही थी। हमने उसका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्पेकुलेटिव टर्म और जो सोशल मीडिया में थ्योरीज चलती हैं उन सबको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा विषय परिवर्तन करते हैं। दलजीत सर, वेस्ट एशिया का ये वॉर, पूरी लड़ाई एक बार फिर से भड़क गई है। तो देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बाजार ने उस चीज़ को अब उतना सीरियसली लेना बंद कर दिया है कि ये दोनों तो लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहेंगे, कभी इंटेंसिटी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग रिएक्शन आएंगे। लेकिन उसका जो एक रियल फैक्टर है वो है क्रूड। अभी तक तो उसने कुछ ऐसा खास तेज़ी नहीं दिखाई, लेकिन अगर वो मान लीजिए $90 या उसके ऊपर जाता है तो क्या बाजार इस चीज़ से अछूता रहेगा? विपिन जी, वो एक बड़ा रिस्क बना है और वो बना ही रहेगा। वो अलग बात है कि अब देखिए, हम पिछले ये 4-5 महीने से हो रहा है, लगातार चल रहा है ना। फरवरी से चालू है वॉर। तो एक ही न्यूज़ को कितनी बार आप डिस्काउंट करोगे और कितनी बार उस पे एक्ट करोगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को भी थोड़ा समझ आ गया है कि ये ट्रम्प साहब के लिए एक मनी मेकिंग मशीन हो गया है। जब मन में आया एक ट्वीट कर दिया और उसके बाद $10-20 बढ़ गया, फिर $5 घट गया। तो ये एक, जब इतना सिंपल और ईज़ी हो जाता है तो फिर मार्केट को समझता है कि इसको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आई थिंक वही अभी हमें दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अ, नॉर्मली हमने देखा है कि वॉर के बाद जो है ना, सप्लाई बहुत डिसरप्ट हो जाती है और इसका लिए बहुत लॉन्ग टर्म लिंगरिंग इफेक्ट होता है। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि सप्लाई डिसरप्ट तो होगी इस रीजन से, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए और काफ़ी सप्लाई अवेलेबल है। लाइक वेनेजुएला वाला पहले अवेलेबल नहीं था, ईरान विल बिकम अवेलेबल टू वर्ल्ड। तो जो डिसरप्शन होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए ऐसा जो लॉन्ग टर्म जो एक डर बन जाता है कि अरे भाई, अगर कहीं पे कुछ वॉर हो गया तो 3-4-5 साल के लिए स्थिति खराब हो गई, अभी वैसा नहीं होगा। तो इसके लिए भी शायद मार्केट थोड़ा इजी ले रहा है इसको। बट फ्लेयर अप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये अगेन 2 बार न्यूज आई, 4 बार न्यूज आई, 10-20 टैंकर उड़ा दिए या रास्ता बंद कर दिया, स्ट्रेट बंद कर दी, तो फिर वापस ये $10-20 ऊपर बढ़ सकता है। हमने ये अज्यूम किया है अपने अनुमान के जो आगे के लॉन्ग टर्म के लिए कि $85-90 इज अ रीजनेबल सस्टेनेबल प्राइस फॉर क्रूड। एंड तब तक अगर वो बना रहता है तो इंडिया के लिए उतना मैक्रो इम्पैक्ट बड़ा नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये 100-110 तरफ बढ़ता रहेगा या लंबे समय तक रहेगा, तब जरूर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। एंड आई थिंक मार्केट भी इसी तरीके का रुझान बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हुए ये वॉर किस तरह से एस्केलेट होती है। जैसा कहा कि बहुत ही ये रोलर कोस्टर जैसा मामला है पूरा। आज हाँ, कल ना, आज हमला करेंगे, कल सब ठीक हो जाएगा, फिर वो तो जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट ने अपने आप को समझा लिया है कि सिचुएशन ऐसी रहेगी जब तक उसका कोई बहुत गहरा रियल इम्पैक्ट नहीं आएगा, शायद बाजार पे उसका उतना असर होता हुआ हम नहीं देखेंगे। एक लेकिन जो बड़ा फैक्टर है पंकज सर, आपने भी जिक्र किया ही था, वो है मॉनसून, जिसको लेकर पहले ढेर सारी आशंका थी, अल नीनो, सुपर अल नीनो। लेकिन उसका आगाज भी थोड़ा ढुलमुल रहा, लेकिन बीच में एकदम से स्पार्क आया था। लेकिन अब फिर से आशंकाएं जग गई हैं और वो सैटेलाइट इमेजेस की बात हो रही है, जहां देश के काफ़ी बड़े हिस्से में बादल तो हैं लेकिन दैट इज़ विदाउट वाटर, और वो सूखे बादल है, ड्राई बादल है, पानी के स्पेल्स रुके भी हुए हैं। अब धीरे धीरे वो फिगर्स भी आने शुरू हो गए कि वापस से डेफिसिट दिखने लगा है। और अगर ये जो आशंकाएं या पहले के जो अनुमान हैं अल नीनो, सुपर अल नीनो वाले, ये सही साबित होते हैं और मॉनसून में ये तो बड़ा गैप होता है या बड़ा डेफिसिट होता है, तो क्या इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? देखो विपिन भाई, दो आई एम नो मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट और मॉनसून एक्सपर्ट, बट डेफिनेटली आई थिंक बादल और मॉनसून एक आंख मिचोली खेल रहे हैं हमारे देश के साथ इस समय। बट आई वुड से जैसे कि जिस तरह का अनुमान था शुरू में, आज से 3-4 हफ्ते पहले, कि वी वर स्टेयरिंग एट अ वेरी वेरी सीवियर काइंड ऑफ डेफिसिट, बट एक बर्स्ट ऑफ मॉनसून आया पिछले दिनों, अब थोड़ा सा और आई थिंक दोबारा से थोड़े ड्राई आउट हुए, बट थिंग्स आर एनकरेजिंग। और जिस तरह का डेफिसिट 30 से 35% का शुरू में चल रहा था, आई थिंक दैट हैज बीन कर्टेल टू अबाउट 20-25%। और मेरे को लगता है कि ठीक है, एक स्थिति चिंताजनक जरूर है, बट कोई बहुत सीरियस अलार्मिंग बात नहीं है। आई थिंक थिंग्स आर कैचिंग अप, और उसको लेके अभी भी आई थिंक मार्केट्स में या कंट्री में ऑप्टिमिज्म है। एंड व्हाट आई हैव बीन मेंटेनिंग, जितना मैं पढ़ता हूं, कि
अब जिस तरह की एक मैच्योरिटी लेवल आ गए हमारे इरिगेशन सिस्टम में या गवर्नमेंट की तरफ से जो हैगा, तो एक छोटा मोटा डेफिसिट 10 से 15% काइंड ऑफ डेफिसिट, आई थिंक हमारा कंट्री रेजिलेंट हो गया। सो लेट्स सी अब से एक महीने में किस तरफ रुझान रहते हैं, बट आई थिंक एनकरेजिंग फिगर्स अब देखने को मिल रहे हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। तो मेरे को लगता है ऑप्टिमिज्म इज इन द एयर। इतना बड़ा डेफिसिट नहीं है जो आज से कुछ एक हफ्ते पहले था, एंड थिंग्स आर कैचिंग अप। तो उस चीज को मार्केट भी एक ऐसा आभास लेके चल रहा है, एंड मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि वी मे नॉट बी स्टेयरिंग एट अ वेरी बैड मॉनसून। और जिस तरह के अब हम फिगर्स देख रहे हैं मार्केट में, जिस तरह का स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, जिस तरह की डोमेस्टिक और एफआई पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग ऑल्सो। तो मेरे को लगता है कि एज ऑफ नाउ आई थिंक मार्केट्स आर रेजिलियंट टुवर्ड्स दैट। मार्केट आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा खराब फिगर्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट मार्केट्स आर बिहेविंग। ठीक है जी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वाकई में मतलब ये ऐसी, जिसे आप कहते हैं कि प्रकृति को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो अनुमान लगाया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, शुरू में थोड़ा अलग फिर अलग, लेकिन लेट्स सी कैसे कंक्लूड होता है। फिलहाल तो एक थोड़े से हम वापस से सो कॉल्ड ड्राई फेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या फिर से जिस तरीके से इनिशियल आउटबर्स्ट हुआ था मॉनसून का और कई जगह डेफिसिट 40-50% तक पूरे हो गए थे, क्या आगे ऐसा और होता है? तो थोड़ी वेट एंड वॉच सिचुएशन जरूर रहेगी ये वाली, राइट। अनिल जी, अभी तो देखिए वैसे अर्निंग सीजन की शुरुआत है और अर्निंग्स के लिए हमेशा ये रहते हैं कि मार्केट में कुछ और हो ना हो, लेकिन अर्निंग एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कई बड़े नतीजे इनफैक्ट अभी इंतजार है, आएंगे तभी आप एक फाइनल कमेंट दे पाएंगे। लेकिन जितनी जैसी शुरुआत हुई है और जैसे एक्सपेक्टेशन है, क्या एक अर्निंग सीजन ये वाला भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा? जो थोड़ी देर पहले पंकज जी ने भी कहा था कि अब एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस से एक रिवाइवल फेज में जा रहा है, तो क्या इस बार का अर्निंग सीजन उसमें एक कैटलिस्ट का काम करेगा? जी विपिन जी, एकदम अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं वो बड़ी एक तरीके से कहिए तो उत्साहवर्धक रही हैं। और जितना खराब लग रहा था कि बहुत ही खराब एक क्वार्टर जाएगा, उसके हिसाब से अर्निंग्स ने थोड़ा सा जो कहता है ना, एक जोश बढ़ा दिया है, एक उत्साह बढ़ा दिया है निवेशकों का। और यहाँ पर आईटी ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया है, ऑटो के भी रिजल्ट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आप देखें बैंक के भी जो है जितने रिजल्ट आए वो सारे के सारे सही आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक उत्साह को बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं यही कारण है मैं कहूँगा। अगर आप देखें तो क्रूड जो है वो 72 से बढ़कर के 85 पर चला गया है, फिर भी आज हमारे मार्केट जो है 24,300 के ऊपर बंद हुए हैं। जबकि हम देखिए डेटा ये कहता है कि मैं आंकड़ा देख रहा था तो उसमें हर $10 क्रूड में जो बढ़ोतरी होती है वो हमारी सीपीआई इन्फ्लेशन को लगभग 40 से 60 बेसिस पॉइंट अफेक्ट करती है। तो आप सोचिए कि उसके बावजूद भी जो है, और वो एक डेफिनेटली चूंकि बढ़ा है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसके बावजूद ये चीज़ें जो है वो हमारा मार्केट उसको कंसिडर नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट का बहुत बड़ा योगदान है जी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले समय में जो और भी रिजल्ट्स आएंगे, हाँ जरूर, जो ऑयल सेंसिटिव एकदम अभी, क्योंकि अभी ऐसी कंपनियों के नंबर अभी तक नहीं आए जो ऑयल से सेंसिटिव थी, जिनके रॉ मटेरियल में सीधे सीधे डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट था, जब उनके नतीजे आने शुरू होंगे तो वहां पर हमें एक डेंट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, वो तो आप चूंकि नंबर्स के बिना बोलना या उस पर टिप्पणी करना या अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो अर्निंग सीजन है जितना अब तक हमने देखा है कि एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। थोड़ी मिक्स अर्निंग आप कह सकते हो, लेकिन आशंका जैसी थी वैसा नहीं है, और हो सकता है कि बड़े कैटलिस्ट के काम करता नजर आए। सुदीप सर, अब थोड़ा मार्केट को वापस से नज़र से देखें तो ये हफ्ते की बात करूँ तो जो लार्ज कैप है, आपने भी जिक्र किया था, उनका थोड़ा बोलबाला रहा, लेकिन मिड और स्मॉल कैप की थोड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी। ये मार्केट के फंडामेंटल को कैसे डिस्क्राइब करेगा अभी के मूड को? मैं हमेशा से ये बोल रहा था कि जब एफआईआईज मार्केट में वापस आएंगे तो लार्ज कैप का लार्ज कैप में ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि ज्यादातर वो पहले लार्ज कैप में निवेश करते हैं। और देखिए, एफआईआईज जब जा रहे थे तब पिटाई भी लार्ज कैप का सबसे ज्यादा हुआ था। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आएंगे तो लार्ज कैप पे ही पहले वापस आएंगे। और अगर आप न्यूट्रल तरह से एनालाइज भी करें, आज रिलेटिवली लार्ज कैप का वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि लार्ज कैप में
जरूर एक ट्रैक्शन आएगा जैसे ही एफआईआईज इंडियन मार्केट में वापस आएंगे। और साथ में जब बड़े आईपीओ आते हैं तब थोड़ा बहुत ध्यान लार्ज कैप की तरफ जरूर जाता है, क्योंकि साथ साथ जैसे हमारे यहाँ जो आईपीओ आ रहे हैं, जैसे एसबीआई फंड का आया, तो एसबीआई ऑब्वियसली विल बी द बेनिफिशियरी। एनएससी का आएगा तो एनएससी के साथ बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज विल बेनिफिट बिकॉज दे विल बी एग्जिटिंग पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग। फिर जियो का आएगा तो रिलायंस में वैल्यू अनलॉकिंग की बात आएगी। ऐसे अभी अगर आप अगला 2-3 महीना देखें तो मुझे लगता है लार्ज कैप में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में मतलब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत सारे अच्छे कंपनीज है, अच्छा काम कर रहे हैं और नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं कुछ मिड कैप कंपनीज में। केबल एंड वायर सेगमेंट में कुछ नतीजे मैंने देखे हैं रिसेंटली, बहुत ही अच्छा नतीजा। अच्छा, मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन उसके बाद दिखाया पर नतीजे बहुत अच्छे थे। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छा काम हो रहा है। तो वैल्यूएशन भी सस्ता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हो तो कुछ उसमें बुराई भी नहीं है। पर रिलेटिवली अगर तीनों सेगमेंट की बात करें तो मुझे तो डेफिनेटली लार्ज कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अब एक चीज और बताऊंगा, आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, अभी नतीजे आएंगे सारे बैंक के अगले 2-3 दिन में। लार्ज कैप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के हिसाब से दिख रहा है और वहां पे अपसाइड सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू पॉसिबल डाउनसाइड। तो ऐसे अगर आप विश्लेषण करें सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज, तो भी आपको लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल। जी बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सही, और नतीजों की भी एक नज़र रहेगी। लेकिन दलजीत साहब, बैंकिंग एज ए सेक्टर मतलब पिछले कुछ समय में तो बढ़िया ही रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से आगे चलते हुए क्या उसकी वो एवरग्रीननेस बनी रहेगी, सारे फंडामेंटल वैसे ही रहेंगे और बेहतर नज़र आएंगे, क्या होता हुआ दिख रहा है? व्यू पॉजिटिव है बीएफएसआई पूरे सेक्टर पे, क्योंकि ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा है कि जहां कुछ फॉल्टर होने का कोई स्कोप ज्यादा नजर आ रहा हो। अभी तक जो नंबर्स आए वो भी अच्छे नंबर्स आए। हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ वगैरह अच्छे से पिकअप की है, एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड है सभी बैंकों की। इनफैक्ट अभी नंबर्स नहीं आए हैं, कल आएंगे 4-5 बैंकों के, लेकिन एडवांस और डिपॉजिट के ग्रोथ के नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि उन लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम एक हल्का छोटा सा एग्जांपल लें, यूनियन बैंक की कॉन कॉल में उन्होंने एक लाइन मेंशन की कि 1 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन सैंक्शन है जो अभी डिसबर्स नहीं ओवर द पीरियड होंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा हिंट मान सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल है वो भी कुछ स्टार्ट होने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पीटस होगा अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी और बीएफएसआई सेक्टर के लिए भी। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज भी उसका ही है इंडेक्स में भी। तो इसके लिए इसमें तो ओवरवेट बना ही रहना है आपको। हम लोग अभी जस्ट एज ए डिस्क्लोजर, हम लोग मिड कैप्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ वहां पे 2-3 बैंक्स में डील्स हुई हैं जहाँ काफी बड़ा पैसा बाहर से भी आया है, तो उनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी तेजी से पिक करेगा। एनबीएफसीज भी अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप देखिए तो कल ही एक एनबीएफसी के नंबर्स आए थे, तो जो एक रिस्क लग रहा था कि ये एमएसएमई वाला सेगमेंट है वहां पर कुछ स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है, तो वो इस बार अभी तक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट दिखे, जो वॉर का इम्पैक्ट वगैरह एमएसएमई पे हुआ है, लेकिन शायद वो भी वेल टैकल्ड हो गया है। तो आई थिंक ये पूरा स्पेस काफी अच्छा बना रहेगा और इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं। गुड पार्ट इसकी वैल्यूएशन भी ऑब्सीन नहीं है, सर वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल। आपको अच्छे बड़े बैंक तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। इवन जो स्मॉलर एनबीएफसी, जो दूसरी एनबीएफसी हैं, वो भी कोई ऐसे अपने हिस्टोरिकल एवरेज से बेटर में ही मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये स्पेस में जरूर ध्यान रखना चाहिए और ओवरवेट रहना चाहिए। ठीक है जी। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर अभी भी दलजीत साहब काफ़ी बुलिश हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली आपको। थोड़ा और रिजल्ट सीजन की बात कर लूँ पंकज सर, तो देखिए नतीजे तो अभी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कहाँ आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद दिखती है, कहाँ सबसे ज़्यादा डर या जोखिम लग रहा है, और अगर नंबर्स है तो उनको आप इस जंक्शन पे नंबर्स को ज़्यादा फोकस करेंगे या महत्व देंगे, या फिर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी?
देखो विपिन जी, आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे हम नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर रीजन से शेयर ज्यादा मूव करेगा. आई थिंक इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 2-3. और अल्टीमेटली आई थिंक ठीक है, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस स्टॉक में मूव अप एंड डाउन ऑन इमीडिएट जो आया है, बट अल्टीमेटली द ग्रोथ हैज टू कम. आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है, अगर मीडियम टू लॉन्गर टर्म एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक को चलने हैं तो वहां पर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी. what had happened starting this quarter was, एक तो मार्केट की पोजीशनिंग बहुत लाइट हो गई थी. मार्केट की पोजीशनिंग बहुत लाइट हो गई थी. मार्केट में पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हो गई थी. एंड दैट इज द रीजन कि इतनी कम एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि हमने देखा कि जो एक सबसे ज्यादा एक चिंता का जो सेक्टर बनने जा रहा था मार्केट में, टेक्नोलॉजी, वहां पर हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन लेवल इतने लो थे कि जहां जहां भी रिजल्ट थोड़े से बेटर आए, थोड़ी सी मार्केट कमेंट्री अच्छी आई, बहुत सीरियस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बहुत सीरियस एक पॉपअप देखने को मिला. और जैसे हम देखें पिछले 2-3 हफ्तों में जो दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, बारिंग 1 और 2, करीब 10 से 14% रैली कर गए हैं. और उससे ही मैं देखे, अगर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एंटी एआई ट्रेड की, व्हाट हैज हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब, ये जो एआई स्टॉक्स हैं, चिप रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पिछले 3-4 हफ्तों में करीब 15 से 25% उनमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखा गया. उनमें कितनी परसेंटेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को दी है. सो आई थिंक एक टोटल एक समीकरण है. उसके अलावा आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ पोजीशनिंग पे आ गए थे. जिस तरह की वैल्यूएशन उनकी आ गई थी, रिजल्ट्स उनके बिल्कुल भी खराब नहीं आ रहे थे. इट वाज जस्ट दैट द काइंड ऑफ मैसिव सेलिंग वी वर सीइंग फ्रॉम एफआईज. एंड नॉट टू फॉरगेट कि एफआईज में जहां जहां बड़ी ओनरशिप थी, लार्ज कैप में डेफिनेटली बड़ी ओनरशिप थी, और लार्ज कैप में भी दे वर ओनिंग मोस्ट जो बड़े बड़े दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स थे, दिग्गज टेक्नोलॉजी काउंटर्स थे. आई थिंक वहां से पैसा ज्यादा निकलने को देखने को मिला. और अब जब पैसा आ रहा है या पैसा जब आएगा, आई थिंक इन काउंटर्स में ही सबसे पहले पोजीशनिंग हमारे को देखने को मिलेगी. सो ओवरऑल आई थिंक Q1 जो अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, मच बेटर देन व्हाट द पेसिमिस्टिक सिनेरियो वाज ट्राइंग टू बी प्रोजेक्टेड फॉर दिस स्टॉक. और जो अगले 10 दिन में रिजल्ट्स आएंगे, अगले 3-4 दिन में ही 3-4 बड़े दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट्स आने हैं. सो आई थिंक नेक्स्ट वीक वुड अगेन बी अ ट्रेंड सेटर. और ऐसी अपेक्षा आ रही है कि रिजल्ट्स में भी लिटिल बेटर देन व्हाट मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग. और ऐसा चीज होगी, और जिस तरह की पोजीशनिंग है, आई थिंक मार्केट को एक अच्छा सीरियस लेग अप बियॉन्ड 24,300 ऑफ निफ्टी मिल सकता है, नेक्स्ट लेग ऑफ लेग अप मिल सकता है. सो वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट्स ऑन अ नियर टर्म बेसिस. मेरे को लगता है कि यहां से मार्केट्स और थोड़ी कैचिंग अप कर सकती है. जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आई थिंक द ओनली जोकर इन द पैक इज एस्केलेशन ऑफ गल्फ वॉर, जो कि मार्केट अभी मान के चल रही है कि करंट लेवल्स पे भी चलती रही, तो आई थिंक मार्केट्स में इग्नोर दैट. तो रिजल्ट से अब आई थिंक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. थोड़े से भी अच्छी कमेंट्री आती है कंपनीज की, थोड़े से भी जो अपेक्षा से अच्छे रिजल्ट आते हैं, आई थिंक मार्केट में एक स्ट्रॉन्गर लेकअप आ सकता है. और जो बैंकिंग है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, तो जिस तरह की वैल्यूएशन पे चल रहे थे, आई थिंक चल रहे हैं, आई थिंक काफी सीरियस यहां पर बाइंग स्क्रीमिंग बाय बन गए थे. राइट. तो अच्छे रिजल्ट, अच्छा अर्निंग सीजन मार्केट को एक नया बूस्ट देगा. और इसी बीच बातचीत करते करते अनिल जी, मेरे मन में एक सवाल आया. थोड़ी देर पहले हम FIIs की बात कर रहे थे कि FIIs जो हैं अब धीरे धीरे वो पैटर्न दिख रहा है कि अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं, वापस से इंडियन मार्केट्स में रुक कर रहे हैं. और क्या रीज़न है वो हमने डिस्कस किए. ये वही DIIs को देखे कि जब ये पूरा सिनेरियो बहुत ख़राब था, जम के DIIs ने खरीदारी की, या पूरा मार्केट बैलेंस किया. जिस पेस पर बेच रहे थे FIIs, कई गुना ज़्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन DIIs उसे हमेशा बैलेंस करते रहे. तो क्या अब जबकि FIIs की वापस एंट्री हो रही है, मैं कहूं, DIIs अपने उस रोल को थोड़ा माइल्ड करेंगे, या अभी भी उसी रफ्तार से खरीदते रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये डबल इंपैक्ट आएगा, मतलब बाजार काफी तेजी से ऊपर जा सकता है. जी हाँ, एकदम. मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपना रोल को रिवर्स करेंगे, क्योंकि देखिए DIIs के पास जो मेजर मनी आ रही है वो SIP के फॉर्म में पब्लिक मनी है. ठीक है, वो कंटिन्यूअस फ्लो अभी भी बना हुआ है. और
कहीं ना कहीं देखिए तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी के थ्रू पैसे लगाते हैं, उनका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं भी विश्वास नहीं हटा, चाहे कितनी भी उठापटक हो गई। अगर देखें तो पिछले 1 साल में हमने बहुत तरीके की चीज़ों को झेला है, टैरिफ वॉल को झेल लिया, उसके बाद ये उसके पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर था, अभी ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि डीआईआईज हो गए या जो हमारे देश के जो निवेशक हैं, उनका विश्वास जो है हमारे देश की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उस पर अडिग बना हुआ है, और यही कारण है कि वो लगातार हर गिरावट में खरीदते हुए चले जा रहे हैं। और वो पैसा एसआईपी का जो है थोड़ा जरूर बीच में कम हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रुक गया था, और फिर भी काफ़ी एक बड़ा अमाउंट उनको हर महीने मिल रहा था, जो कि वो हर महीने डिप्लॉय कर रहे थे। अब आगे भी जो है मुझे लग रहा है कि ये एक डबल इंजन की तरफ काम करेंगे, कि जो कि जब वो खरीदना शुरू करेंगे तो ये डीआईआईज भी उसमें खरीदेंगे, कुछ काउंटर पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नेट ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। और विपिन जी, एक सबसे मजे की बात क्या होती है कि जब बिग मनी जो है ना, वो तो देखिए लार्ज कैप और सेलेक्टिव मिड कैप में आती है, लेकिन जब मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा होता है तो रिटेल की जो डायरेक्ट मनी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर पीछे पीछे रन पकड़ती है, क्योंकि उनका जो निशाना होता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है स्मॉल कैप की रैली जो है सबसे लास्ट में आती है और बड़ी फास्ट होती है, बहुत तेज आती है उसमें। तो ये शुरुआत होते हुए हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। बस एक ही अंदेशा है, ये रिजल्ट सीजन एक अच्छा अवसर लेकर के आए, और जो क्रूड है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। यहाँ से 85 के आसपास हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, 90 तक भी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सडनली वो 120 वाली सिनेरियो ना आए तो मेरे ख्याल से हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी भी वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी इसको हम सस्टेन कर सकते हैं। राइट, तो कह सकते हैं कि खूब जमेगा रंग जब मिलके बैठेंगे दो यार, एफआईआईज और डीआईआईज अगर दोनों अपनी अपनी बाइंग करते हुए नजर आए तो बाजार में एक अच्छी रैली आपको दिखाई दे सकती है। कुछ एक फैक्टर्स हमेशा ही रहते हैं कि ये कहीं क्रूड में कुछ ऊंचा नीचा हो गया या कहीं और कोई ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन एक मोटा मोटा पिक्चर आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। जो स्पेशल में बात हो रही है कि अब बाजार यहाँ से क्या रफ्तार पकड़ने वाला है। ब्रेक से पहले हमारे चारों एक्सपर्ट की अगर हम बातें सुने तो ऐसा लग रहा है कि बाजार उस टर्न अराउंड जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसके सिग्नल्स न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एफआईआईज की बिकवाली अब धीरे धीरे कम हो रही है, वो वापस लौट रहे हैं। एआई वाला बबल जो है उसमें फिलहाल के लिए तो एक सुई लगी है, आगे और कितने पंचर होंगे वो देखने वाली बात होगी। और बाकी और सारी चीज़ें, मॉनसून, अर्निंग सीजन, तमाम चीज़ें, वेस्ट एशिया का वॉर, आप सारी चीज़ों को भी जोड़ के देख लें तो बाजार में, भारतीय बाजारों में एक टर्न अराउंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इस टर्न अराउंड को आप कैसे समझे, कैसे जाने, कैसे पकड़े और कैसे इसका फायदा उठाएं, अब उसी की बातचीत होगी। एक एक करके अपने चारों मेहमानों से हम पूछते हैं कि यहां से एक निवेशक को क्या करना है। तो शुरुआत सुदीप जी आपके साथ, कि अब जब एक टर्न अराउंड पॉइंट पे खड़े हैं, चीजें बदलने को है और बेहतरी के लिए बदलने को हैं, एक निवेशक को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे ड्रॉ करनी है? देखिए, 3 चीज मैं कहना चाहूंगा, 3 सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि देखिए, टर्न अराउंड इंडियन मार्केट में जरूर हो रहा है विपिन जी, पर मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जब तक यूएस के प्रेसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वोलेटिलिटी को झेलना सीखना पड़ेगा, और वोलेटिलिटी दुनिया भर में रहेगा। इट इज मतलब जितना जल्दी हम लोग इससे यूज टू हो जाए, एडजस्ट कर ले, वो बेहतर है। इस माहौल में अगर निवेशक को फोकस करना है तो मैं मानता हूं पहला सेक्टर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी फार्मा। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो मैं मानता हूं कि एक कस्प ऑफ ग्रोथ में खड़ा है, और ये शायद इंडियन में आईटी कंपनी जहां पे 20 साल पहले था, आज फार्मा कंपनी वहीं पे है, एक क्वांटम लीप के सामने दिख रहा है। और फार्मा में ब्रॉडली मैं तो 3 हिस्से में बांटता हूं। एक तो जो सन फार्मा जैसे कंपनीज, जो कि अब 70% उनका रेवेन्यू ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है, और बाकी बहुत सारे कंपनीज है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये सारे उसी दिशा में जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दे आर मूविंग इनटू ए डिफरेंटली। दूसरे सेगमेंट में मैं सीडीएमओ प्लेयर्स को रखूंगा। वहां पे दुनिया भर में चाइना +1 पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और इसके कारण भर भर के इनको ऑर्डर मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका आने वाले दिनों में रहेगा। और तीसरा सेगमेंट डोमेस्टिक फार्मा,
25% लगभग CAGR पे ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छा नतीजा मिलेगा। तो मैं तो मानता हूं कि निवेशक को इंडियन फार्मा कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सेगमेंट जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है, जैसे पहले भी बात हो रहा था, BFSI। मुझे लगता है कि माहौल और सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए BFSI में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिक्र मैं कर चुका हूं, पंकज जी भी कर रहे थे, वहां पे तो बहुत नो ब्रेनर है। इसके साथ साथ बहुत सारे और एंसिलियरी फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स है। आप एक्सचेंज की बात करें, NSE का IPO आएगा, साथ में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, SBI का IPO 42 टाइम के ऊपर ओवर सब्सक्राइब हुआ, बहुत अच्छा इन्वेस्टर डिमांड है, ये भी अच्छा चलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है फाइनेंशियल सर्विसेज में, CDSL की बात करें, NSDL की बात करें, के फिनटेक की बात करें, कैम्प्स की बात करें, आई थिंक इट्स ए फैंटास्टिक सेक्टर टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्ट। हाँ, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ये सेक्टर में जरूर आपको रहना चाहिए। तीसरा सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा, ऑटो एंसिलियरी। यहाँ पे देखिए, EV आइस ट्रांजिशन हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर ऑटो एंसिलियरी का पकड़ जबरदस्त हो रहा है, और दुनिया भर में इंडियन ऑटो एंसिलियरी कंपनीज अब इंटरनेशनल हो गए हैं, दुनिया भर के OEM के साथ लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं, और इनका बिजनेस भी बहुत तगड़ा हो गया है, रेपुटेशन भी अच्छा क्रिएट हो गया है। तो मैं मानता हूं कि ऑटो एंसिलरी कंपनी में जरूर निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये तीन सेगमेंट, फार्मा, ऑटो एंसिलरी और BFSI, ये तीन सेगमेंट में जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। राइट, तो तीन बड़े सेगमेंट, फार्मा, BFSI और ऑटो एंसिलरी, ये है सुदीप सर की चॉइस, उनकी पसंद। और यहाँ से जिस हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाते हैं, जिसको देख के लग रहा है चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहने वाले, लेकिन स्टिल एक ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो ये तीन सेक्टर वो देख रहे हैं। दलजीत साहब, आप क्या सलाह देंगे? तो विपिन जी, ये सब तीनों सेक्टर तो पसंदीदा सेक्टर हैं ही। इसमें और हम जोड़ देंगे जो केमिकल्स का, जो स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स को बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये 2-3 साल से चले नहीं है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई हैं। बट जो इनका मेन प्रॉब्लम था इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि जो इनके फिनिश गुड्स जो बाजार में पड़े हुए थे, वो इन्वेंट्री इतनी थी कि आगे माल बिक नहीं रहा था। लेकिन वो पिछले 2-3 क्वार्टर में हमने देखा कि वो काफी कम हो गई है इन्वेंट्री। जो डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं उससे पता चल रहा है कि अब जो है वो इश्यूज कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें भी CDMO स्पेस है जो अगेन इनको एक मोट देती है। ये नॉर्मली आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते बाजार दूसरी किसी और कंपनी से या कहीं और से आप खरीद, ऐसे China +1 भी बहुत चलता है। तो ये एक एरिया हो गया केमिकल्स वाला। दूसरा जो हमें स्पेस पसंद आ रहा है वो है EV, 2 व्हीलर EV वाला, जहां पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है। बड़ी कंपनियां काफी पैसा भी जुटा रही हैं, काफी अच्छे से बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बाजार में ला रही हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से हो रही है। तो जैसे हम लोग पहले मान रहे थे, आज से तो ये EV स्टोरी तो पिछले 4-5 साल से चल रही है, बट ऐसा उम्मीद थी कि स्लो पेनिट्रेशन होगा। बट दिख रहा है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में पेनिट्रेशन अच्छे से बढ़ रहा है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि उनके नंबर्स काफी तेजी से बढ़ेंगे आगे चल के। हालांकि थोड़ा वैल्यूएशन इम्प्रूव बढ़ गया है, तो मे बी ऑन डिप्स यू कैन बाय, बट ये एक सेक्टर ऐसा होगा जो रखना है। तीसरा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड EMS प्लेस, जो गवर्नमेंट अगेन बहुत बड़ा इम्पीटस दे रही है, वहां पर आपको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये कंपनियां उसको काफी बेनिफिट ले रही हैं। उससे रिलेटेड केबल हो गया, डेटा सेंटर हो गया, और जो भी एंसिलरी इंडस्ट्री है, तो वो सब में आपको काफी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट विपिन जी, हम तो इन थीम के बजाय ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल्ड एक्टिविटी काम करते हैं जब स्टॉक्स को लेना होता है। एक जो कॉमन थीम रहती है वो ये है कि अभी सबसे आसान निवेशकों के लिए, रिटेल के लिए ये होगा कि आप देखिए कि पिछले 2-3 साल में जो स्मॉल और मिड कैप 30-30, 40-40% गिर गए थे, जहां पर काफी अच्छी कैश भी पड़ी हुई है, कोई ऐसा सेंटिमेंट इम्पैक्ट ज्यादा था जिससे डी रेटिंग हो गई।
बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, रेवेन्यू वगैरह इंटैक्ट है। ऐसी ऐसी कंपनी हमने देखी जहां 20% रेवेन्यू ग्रोथ आई, फिर भी स्टॉक -20% -30% था। तो वो वाले स्टॉक्स जो है मुझे लगता है कि अब उनका समय आ रहा है, क्योंकि जो अगर हम स्क्रीन रीडिंग की बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है, विच इज प्रोबेबली बिकॉज डीआई वगैरह भी सब बाई कर रहे हैं, तो ये जो सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हुआ है। तो वैसी कंपनियां जहां फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे, वैल्यूएशन डी रेट हो गया था बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, बिकॉज उसको कहीं और माल बेचना था, वो नहीं बिक रहा है, ये बिक रहा है, इसके लिए ये बेच करके वो इसका अननेसेसरी वो स्टॉक नीचे आया। तो वैसे वाले स्टॉक्स में अगर आप ढूंढेंगे तो एक दो स्टॉक भी आपको मिल गए तो वो आपको दुगना तीन गुना दे करके जाएंगे। तो आई थिंक इस तरीके से हम स्ट्रेटजी। चलिए, बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये जो दलजीत साहब आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी कंपनीज जिनका फंडामेंटल ख़राब नहीं था लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न स्टॉक 20-30% तक पिटा, अब वहाँ पर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्री केमिकल्स पे उनकी नज़र, और साथ में टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में काफ़ी रुचि ले रहे हैं, वहाँ पर उन्हें अच्छा स्कोप दिखता है। राइट पंकज सर, आपकी चॉइस, आपकी एडवाइस। देखो विपिन जी, दो तीन चीजें कहना चाहूंगा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो अभी हमारे कलीग बात कर रहे थे। डेफिनेटली आई थिंक उनमें से 3-4 सेक्टर्स बड़े कॉमन सेक्टर्स हैं एंड नो ब्रेनर है। दो तीन चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो मैं इन्वेस्टर्स को ये सलाह देना चाहूंगा, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 20-21 मंथ्स, काफी डीपर करेक्शन मार्केट में देखने को मिली, और उसके अलावा टाइम वाइज काफी करेक्शन हो गई है, इन द सेंस 1.5-2 साल से इन्वेस्टर वेट कर रहा है टू मेक सम डिसेंट मनी इन द मार्केट, तो थक गया इन्वेस्टर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह की अब मार्केट में पैटर्न्स बन रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में रुझान आ रहा है, आई थिंक एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिज्म इज बैक इनटू द ईयर। फंडामेंटल थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, मनी इज अगेन बैक फ्लोइंग इनटू द मार्केट। डोमेस्टिक मनी तो आ ही रहा था, वैसे रुझान है कि एफआई मनी भी आ रहा है। सो डोंट मेक द मिस्टेक कि भाई अब वी वर डाउन 15-20-25% इन लास्ट 1.5 ईयर, अब हम एट पार आ गए, सो लेट्स गेट आउट। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी मुश्किल से कि हम एट पार निकल रहे हैं। इफ यू आर होल्डिंग गुड क्वालिटी, गुड सेक्टर, गुड स्टॉक्स, कीप ऑन होल्डिंग इट। आई थिंक मेरे को लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में अच्छा पैसा बनेगा। सो अर्ली एग्जिट की गलती ना करें, दैट इज वन थिंग आई वुड ट्राई टू टेल द इन्वेस्टर्स। दूसरी, जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बात है, ठीक है, फार्मा इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, इवन एट करंट वैल्यूएशन इट सीम्स टू बी अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। जो एक थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन वाइज सेक्टर है बट अभी भी हमारे को काफी पसंद है, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट। आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट में अभी भी काफी ट्रैक्शन है। जिस तरह की डिमांड सिनेरियो है, खासतौर से चाहे वो एआई को लेके हो, चाहे वो डाटा सेंटर्स को लेके हो, या जनरल जो इकोनॉमी में, कंट्री में एक डिमांड आ रही है, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट इज वन स्पेस जो हमारे को लगता है इन स्पाइट ऑफ रिच वैल्यूएशंस दैट विल कंटिन्यू टू डू वेल। फार्मा के साथ अगर हम हेल्थ केयर ऐड करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द हॉस्पिटल्स बट देयर आर सम गुड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स विच वी कैन से, आई थिंक, विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो फार्मा के साथ हम एक सबसेट में हेल्थ केयर ऐड कर सकते हैं विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मेरे को लगता है कि विच इज एवरग्रीन काइंड ऑफ सेक्टर। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, बैंकिंग की बात कर रहे थे, उसके अंदर हम चुनिंदा एनबीएफसी की भी ऐड कर लें, आई थिंक एनबीएफसी में भी दोबारा एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। और जो इनिशियल जो 2-3 एनबीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं, अभी दिग्गज एनबीएफसी के रिजल्ट्स आने हैं, आई थिंक काफी ग्रीन शूट दिखा रहे हैं और काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दैट कुड बी अनदर सेक्टर विच कुड डू वेल। एंड नॉट टू फॉरगेट, वी आर रनिंग इनटू फेस्टिवल सीजन, तो अगले 3 से 6 महीने एक जो एक कंट्री में जो डिमांड हैगी उसका सिनेरियो भी काफी अच्छा हो सकता है। और एक जो सेक्टर रहेगा जो भी हमारे कलीग बात कर रहे थे जी, ईवी टू व्हीलर, जिस तरह का एक टाइटैनिक शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया, जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है टुवर्ड्स ईवी, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स टू व्हीलर ईवी, आई थिंक दैट काइंड ऑफ पॉलिसी सूनर और लेटर धीरे धीरे पैन इंडिया स्टेट्स को लेनी पड़ेगी। और वो पॉलिसी जिस एग्रेशन के साथ जैसे से इंप्लीमेंट होगी, मेरे को लगता है कि इन सेक्टर्स में जो जो बड़ी कंपनियां हैं, देयर आर सम स्मॉलर कंपनीज आल्सो विद नॉट सो गुड फंडामेंटल्स, बट जो बड़ी कंपनियां हैं मेरे को लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। थोड़ा सा उन्होंने पिछले 15 दिन में कैचिंग अप की है, बट दे कुड बी इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये 3-4 एडिड सेक्टर्स हैं टू द सेक्टर्स विच माय कलीग्स वर टॉकिंग। तो मेरे को लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से अगर इन्वेस्टर निवेशित रहेगा, और अगले 3 से 6 महीने मेरे को काफी एनकरेजिंग लग रहे हैं,
मेरे को ऐसा लगता है द चांसेस ऑफ वी sort of marching, yes, steadily moving towards 25,500 on Nifty in this particular calendar year जी seems to be बड़े very पॉइंट्स हैं, encouraging क्योंकि अब and समय मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन आपकी जो इतनी सारी बातें उसमें जो प्रमुख बात मुझे बहुत करीब से छू गई वो ये कि अब वो वक्त आ गया है जो अगर आपने अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखा है, एट पार आके निकल मत जाइएगा, 2-3 महीने और रुकेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बाकी सेक्टर्स का बहुत अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर ही दिया। थोड़ा समय कम बच गया, लेकिन यहाँ पर अनिल जी आपकी राय भी उतनी महत्वपूर्ण होगी, थोड़ा क्विकली बस। जी विपिन जी, मेरे ख्याल से हमारे एक्सपर्ट्स ने लगभग सारे सेक्टर्स के नाम ले लिए जो इस समय हैं। ज़रूर इसमें ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। ऑटो एंसिलरी जो एरिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें एक सेक्टर की बात करूंगा, इस सेक्टर के अंदर में सब सेक्टर में बैटरी पैक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि ये बैटरी पैक जो है बहुत, जो हमारे लीडिंग शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं वैल्यूएशन वाइज और चार्ट पे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरा एक कहूंगा कि आईटी में बाउंस आने से पहले एक इंडिकेटर है, एक पूरा एक सेक्टर है जो इसको इंडिकेटर करता है, वो है रियलिटी। और रियलिटी में मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद रियलिटी सेक्टर के अंदर भी हमें ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले वीक में, मैंने लास्ट वीक भी रियलिटी के लिए कहा था, वो उसमें काफी बढ़िया मूवमेंट आया। अगले वीक मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे मोमेंटम और भी दिखाई देंगे। और साथ में चार्जिंग इंफ्रा और से रिलेटेड जो हमारे स्टॉक होंगे, क्योंकि ईवी की जिस तरीके से पुश बढ़ रही है तो वो चार्जिंग इंफ्रा के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और चार्जिंग इंफ्रा में जो भी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी उनका जबरदस्त एक डिमांड आएगी। तो लगभग सारी चीजों की बात हो गई। मेरे ख्याल से बीएफएसआई की बात हो गई है और प्राइवेट बैंक की तो बात हो गई। प्राइवेट बैंक में स्पेशली मिड कैप पर फोकस आप रखिएगा, उसमें आने वाले समय में मिड कैप में बड़ी अच्छी डिमांड होने वाली है। राइट, आप यकीन मानिए जो आखिरी सेगमेंट हुआ, ये आप लोगों की बातें सुनने के बाद मैं खुद बड़ा उत्साहित हो गया कि अब मार्केट में बड़ा अच्छा वक्त दिखने वाला है। द वे यू पीपल एक्सप्लेन, और आपने जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ स्ट्रेटेजी दर्शकों के लिए बताई है, तो देखिए अब ये प्रोग्राम तो जो है वीकेंड पे भी रिपीट होगा। जो भी दर्शक इसे अभी देख रहे हैं, अच्छी बात है, वीकेंड पे भी देखें। ऊपर एक रिकॉर्डेड की पट्टी डाल देंगे क्योंकि कुछ एक रिजल्ट उस समय आ चुके होंगे, लेकिन बात सिर्फ उतने से रिजल्ट्स की नहीं है। जो बातें इस पूरे शो में की गई 1 घंटे के अंदर, वो आपको आगे 2, 3, 6 महीने, 8 महीने बहुत अच्छा सिनेरियो, पूरी इन डेप्थ एनालिसिस, कैसे मार्केट को डील करेंगे, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स, किस तरीके के स्टॉक्स, एक बहुत अच्छा व्यू आपको देकर जा रहा है पूरा प्रोग्राम। तो ज़रूर देखिएगा, हमारे YouTube चैनल पे भी पूरा सेशन आपको मिल जाएगा। बार बार रिपीट पे भी सुन लीजिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि ये सारे अनुभवी लोग बहुत अनुभव से सारी बातें कहते हैं। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस कार्यक्रम में बड़ा मजा आया और मुझे लगता है दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।